हेलो फ्रेंड्स, आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से होती है। शुरुआत वहाँ से इसलिए क्योंकि यही पहला एक्ट है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इंडियंस के लिए पास किया गया था। इसे हम रूल कहें, ऑर्डिनेंस कहें, लेजिस्लेचर कहें या कोई रेगुलेशन कहें, जो भी कहें, ये रिटन एक्ट पहली बार भारत के लिए आया था, जिसको कि हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस पूरे एक्ट को मैंने 5 डिवीजन्स में डिवाइड किया है। पहला डिवीजन है बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बैकग्राउंड मतलब 1773 के पहले क्या हुआ, एक्ट बनने के पहले किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या राइट्स थे, क्या तरीके थे, इन सब के आगे हम चलते हैं। और हम सभी जानते हैं कि 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर इशू किया ट्रेड करने के लिए। कहाँ पर? ईस्ट यानी टुवर्ड्स इंडिया। वो वहाँ से ट्रेड करने के लिए चलते हैं। 1608 में इंडिया आते हैं। इंडिया आकर के यहाँ पे ट्रेड इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। 1613 में वो जहांगीर के पास से इंडिया में ट्रेड करने के लिए, जो उस समय के मुग़ल एम्परर थे जहांगीर, उनसे ट्रेड करने के लिए अधिकार यानी अथॉरिटी ले लेती है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटेन के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ थे, उन्होंने अपने अपने शेयर्स दे करके, कुछ इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ये जो कलेक्टिव बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स थी, इसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते हैं। ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट के लिए वो किस तरीके से काम करेगी, क्या करेगी, कौन से देश में ट्रेड करेगी, किस चीज़ का ट्रेड करेगी, इन सारे मैनेजमेंट्स को देखने के लिए इन्होंने 24 मेंबर्स की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के लोग मिलकर के एनुअली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते थे। मतलब हर साल यहाँ पे एक इलेक्शन होता था और ये लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो उसने इंडिया को ड्यूरिंग ट्रेड 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया। These 3 प्रेसिडेंसीज वर बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इन मॉडर्न इंडिया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश includes to form these 3 presidencies, namely Bengal, बॉम्बे एंड मद्रास। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, इंडिया में उसने ट्रेड स्टार्ट किया, तो उसको इंडियन रूलर्स के साथ वॉर करनी पड़ी। 1765 AD में बैटल ऑफ बक्सर हुई। जिस बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। उनकी जीत के कारण उन्होंने बंगाल के नवाब के सामने एक शर्त रखी कि हम यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे। अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या है? डुअल गवर्नमेंट का मतलब है कि नवाब के पास 2 तरह के राइट्स थे। एक था निज़ामत राइट्स, एक था दीवानी राइट्स। निज़ामत राइट्स मतलब रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू क्राइम, सज़ा, लोग जो सही और गलत कर रहे हैं उसके आधार पे क्या डिसीजंस होंगे, वो थे निज़ामत राइट्स। ये निज़ामत राइट्स तो नवाब के पास छोड़ दिए गए कि चलो ठीक है, ये राइट्स का यूज़ कौन करेगा? नवाब। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू जनरेशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ये जो मेन मतलब पैसे का लेना था, रेवेन्यू जनरेशन था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया। और
लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। इस डुअल गवर्नमेंट के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ ट्रेड नहीं, धीरे धीरे कंपनी के टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ यानी टेरिटोरियल पावर की तरफ बढ़ गई। ये जो हम रेगुलेटिंग एक्ट देख रहे हैं, जैसे मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है। वो इसलिए क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पास किया था, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि भारत में, इंडिया में कोई ऐसा एक्ट आ रहा था जिसको वहाँ की पार्लियामेंट ने पास किया हो। तो ये 5 पॉइंट्स हैं बैकग्राउंड के। हम आगे चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटिश मोनार्क को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाना पड़ा, तो हम इसकी बात करते हैं। पहला कारण ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो वो हर साल एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को 40,000 पाउंड्स दिया करती थी। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। जब वो 40,000 पाउंड्स देती थी तो ब्रिटेन के लिए वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि बिजनेस करके ला रहे हैं और ब्रिटेन की गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहे हैं। बट 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये रेवेन्यू देने में अनेबल हो गई। वो 1768 से इस रेवेन्यू को नहीं दे पाई। उसका कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रेट्स से गुजर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फाइनेंशियल नुकसान हो रहा था। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इंडिया से टी को ट्रेड करके ब्रिटिश कंपनी ले जाती थी अमेरिका, और अमेरिका में उस टी को सेल करती थी। पर जो डच कंपनी थी वो स्मगल करके ऑलमोस्ट 85% टी अमेरिका को सेल कर रही थी। यहाँ से स्मगल करके ले जाते थे और कम रेट में अमेरिका को सेल कर देते थे। तो बट ऑब्वियस है, जब अपन बिजनेस देखते हैं तो अमेरिकन्स ने देखा कि जब हमको कम रेट में मिल रहा है तो हम ब्रिटिश कंपनी से क्यों खरीदेंगे। तो इस कारण से इनको बहुत सारे रेवेन्यू का लॉस हुआ। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो करप्ट हो गए थे। वो इतने करप्ट हो गए थे कि जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसका मैक्सिमम पार्ट अपने पास रख लेते थे। जब वो रिटायर होते थे तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन में जैसे इंडियन नवाब रहा करते थे, ऐसे वो लोग वहाँ ब्रिटेन में रहने लगे थे। इसलिए उनको एक नाम भी दिया गया जिसका जो कहा गया कि ये इंग्लिश नवाब हो गए थे। साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी की कगार पे आ गई थी। मतलब इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे। अब देखो क्या हुआ कि अब खुद को तो बचाना है। अब बचाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतने साल से रेवेन्यू दे रहे हैं, आज हमारी स्थिति ख़राब है, आज हम पे नहीं कर सकते, तो हम एक काम करते हैं कि 1 मिलियन पाउंड का लोन ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड कर लेते हैं। अब देखो क्या है, किसी को पैसा लेना तो पसंद आता है, पर देते समय बहुत तकलीफ़ होती है। जब देना पड़ता है तो लोग उसके ना देने के बहुत सारे कारण सोचते हैं। यही सोचते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, जब 1 मिलियन पाउंड तुम्हें देना है तो इससे बेहतर है कि हम पूरी तरीके से तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पास रख लेते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1765 से लेकर 1772 तक इंडिया में डुअल गवर्नमेंट चला रही थी, तो डुअल गवर्नमेंट के कारण स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो रहा था। क्योंकि नवाब तो सही गलत का डिसीजन देते थे। नवाब तो तुमने क्राइम किया तो तुम्हें सज़ा होगी, तुमने जो है तुम्हारे जो गलतियां हैं, जो तुम्हारी सिन हैं, उनके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। पर रेवेन्यू कौन लेगा? ब्रिटिश कंपनी। इस कारण से नवाब की डे टू डे जो थी सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी, और नवाब के डिसीजंस को ब्रिटिश कंपनी ओवरलुक कर देती थी। कई बार नवाब ब्रिटिश कंपनी की बात नहीं सुनते थे और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन डेवलप हो रहा था। अब देखो क्या है, एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने 1 मिलियन पाउंड की डिमांड की और जब
ब्रिटिश मोनार्क ने देखा कि ऑफिसर्स जो हैं वो लगातार करप्ट होते जा रहे हैं, इंग्लिश नवाब की तरह लाइफ जी रहे हैं, ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ये सब देखते हुए ब्रिटिश मोनार्क ने कहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट के ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, यानी अब उसमें सुधार की, मूल चूक परिवर्तन की, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोविजंस। जब अब ये एक्ट पास कर दिया गया, अब उसके प्रोविजंस क्या हैं, इसमें क्या कहा गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में इन्वेस्टमेंट किया था, वो कई ज़्यादा परसेंटेज में डिविडेंड्स लिया करते थे। सबसे पहला काम और सबसे पहला प्रोविज़न उन्होंने ये किया इस एक्ट के अंदर कि 6% से ज़्यादा किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, किसी को कोई डिविडेंड 6% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हर साल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते थे जो कि 24 इन नंबर थे। अब हर साल अगर अपन किसी को इलेक्ट करेंगे तो एक स्टेबल मैनेजमेंट क्रिएट नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के टर्म को 4 इयर्स कर दिया गया और 4 साल तक कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, ये लोग गवर्नमेंट के काम को देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पिन का काम करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से करवाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। सो दे विल एक्ट एज अ पिन बिटवीन गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इस एक्ट में एक प्रोविज़न और लाया कि मैंने आपको बताया था कि रीजन था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो नवाब की तरह ज़िंदगी जीने लगे थे, करप्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर जो होगा वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं होगा, किसी भी तरह का गिफ्ट या किसी भी तरह की ब्राइब वो नहीं लेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी किया कि इस एक्ट में एक प्रोविज़न ये भी बनाया कि हमने आपको 3 प्रेसिडेंसीज बताई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इन 3 प्रेसिडेंसीज में से बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट बना दिए गए गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को, यानी बंगाल गवर्नर जनरल बिकेम द सुपीरियर वन एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकेम द इंफीरियर वन। जब ये एक्ट नहीं आया था तब ये तीनों एक बराबर थे, तीनों इंडिविजुअली काम करते थे, तीनों एक दूसरे के काम में कोई इंटरफियर नहीं करते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रेगुलेट होते थे। पर इस एक्ट में क्या किया गया कि एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुपीरियर बॉस बना दिया बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का। पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। आगे चलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, एक 4 मेंबर काउंसिल बनाई। ये जो 4 मेंबर काउंसिल थी ये बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, यानी अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है तो ये जो 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल है ये डिसीजन लेने के लिए आपकी सहायता करेगी, आपको रिकमेंड करेगी और गवर्नर जनरल को उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी के बेसिस पे होगा। पर मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा होता है कि टाई हो जाता है, अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि 2 वोट किसी एक्ट पर 2 वोट 2 मेंबर के और 2 वोट 2 मेंबर के अपोजिट आ जाते हैं, उस सिचुएशन में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वोट करेंगे।
तो इसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको मैक्सिमम पावर दे दिए गए और बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके अंडर में काम करने का, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। जो पहली गवर्नर जनरल काउंसिल बनी उसमें 4 मेंबर, जो पहले 4 मेंबर थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉन्शन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप्स फ्रांसिस। इन लोगों ने मिलकर के गवर्नर जनरल को चलाया और गवर्नर जनरल पहले थे वॉरेन हेस्टिंग, जो हम पहले ही देख चुके हैं। अब उन्होंने एक बात और कही कि ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल होगी इसके मेंबर्स को रिमूव करने का पावर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश मोनार्क के पास होगा, यानी whomsoever be, whether a queen और a king, जो भी होगा ब्रिटिश मोनार्क वो ही इस गवर्नर जनरल काउंसिल को रिमूव कर सकता है, यानी किसी और के सारे पावर्स को सीज कर दिया गया। अब साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल होगी इसी काउंसिल को रूल्स, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन बनाने का पावर होगा। अब अगर ये कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, कोई गलत रूल बनाते हैं, कोई गलत ऑर्डिनेंस बनाते हैं, कोई गलत रेगुलेशन बनाते हैं, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूलर ही उस एक्ट को डिसॉल्व कर सकता है, यानी गवर्नर जनरल्स की पावर को पूरी तरीके से कट शॉर्ट कर दिया गया और उनको गवर्नर जनरल काउंसिल के फिंगर्स पे डांस करने के लिए कह दिया गया। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है जो शेयर होल्डर्स की होती है, जो एनुअली इलेक्शन कराती थी 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। फिर मैंने आपको बताया कि जब ये एक्ट आया तो उसमें एनुअल इलेक्शन की जगह उनके टर्म को बढ़ा करके 4 इयर्स कर दिया गया। ये उसी का एक्सटेंशन प्रोविज़न है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको 4 इयर्स का टर्म दिया जाएगा, पर 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स यानी 24/4 इज इक्वल टू 6 मेंबर्स जो होंगे वो हर साल इलेक्ट होंगे, यानी एवरी ईयर में उनका इलेक्शन होगा। ये कुछ वैसे ही है जैसा हमारी इंडियन पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीटें हैं और हम 1/3 सीट को हर दूसरे साल री इलेक्ट करते हैं, ठीक, ताकि ये कंटिन्यूइंग बॉडी बनी रहे और क्या डिसीजन पिछली बॉडी ने लिए थे और क्या आगे उनको इम्प्लीमेंट करना है, ये इस पे ध्यान दे करके काम हो सके। अगला प्रोविज़न ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, इस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई और 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अलग जजेस होंगे, मतलब द सुप्रीम कोर्ट of 1774 will comprise of 1 chief justice and 3 other judges. The first such chief justice was Sir Eliza Amfi. इस नाम को आप याद रखिएगा, सर एलिजा एम्फी, क्योंकि ये कई बार वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये काम आता है। एक और एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बताया था 1665 में बैटल ऑफ बक्सर हुई जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, वो विक्टोरियस हुए और उसके बाद उन्होंने डुअल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट किया। अब जो राजा थे, मतलब जो नवाब थे बंगाल के, उनके साथ इस एक्ट में एक बात और जोड़ी गई, उनको पेंशनर बना दिया गया, यानी कि राजा होने के बाद अब आप क्या लोगे, पेंशन लो और अपने घर बैठो, अपना काम देखो। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में और अब आप किसी भी तरीके से पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर नहीं कर सकते। तो ये सारे तो प्रोविजंस थे। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट का हमारे इंडिया पे, हमारी कंट्री पे, हमारे कंट्री के लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इस एक्ट ने पहली बार फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रखा, मतलब लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके पहले भारत में ऐसा कोई, मतलब इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, अलग अलग तरीके से लोग काम करते थे।
राजा भी थे तो अपने अपने राज्यों तक सीमित थे, अपने अपनी स्टेट तक उनका रिस्ट्रिक्शन था, उसके बाहर दूसरे स्टेट में वो इंटरफियर नहीं कर सकते थे। परंतु 1774 के इस एक्ट 1773 के इस एक्ट ने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया दिया, और आज भी हम उस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को समहाउ मतलब पार्शियली हम देखते हैं, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रीज़न था इस एक्ट को, बहुत बड़ा रीज़न था इस एक्ट को लाने का, वो था जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, जो नवाब के डिसीजन और ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजंस में क्लैशिंग हो रही थी। उस डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को इस एक्ट ने रिमूव कर दिया, स्टॉप कर दिया। यहाँ से वो डुअल गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। अब सारे, चाहे निज़ामत राइट्स हों चाहे दीवानी राइट्स हों, आर वेस्टेड विथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटेन, क्योंकि उन्होंने निज़ामत राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए थे, कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए थे। अब आपको कोई भी, आपने क्राइम क्या गलती की है, आपको कोई सज़ा पड़ने वाली है, कुछ भी आपके ऊपर अगर कोई किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो आप कोर्ट्स जाइए। अब निज़ाम के पास, नवाब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि रूलर्स, जो रूलर थे, जो राजा थे, जो नवाब थे, जो निज़ाम थे, वो क्या बन गए? पेंशनर। पेंशनर मतलब अब आपके सारे अधिकार ख़त्म, ऑल राइट्स आर ओवर। अब आप पेंशन लीजिए, एक लमसम अमाउंट लीजिए और अपने घर पे बैठिए। अगला जो इम्पैक्ट हुआ और जो बहुत ज़रूरी है और हम अपने सिस्टम में देखते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस इम्पैक्ट को देखते हैं। जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बॉडी बनाई हैं, LEJ, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करती, तीनों की तीनों ऑटोक्रेट नहीं है, मतलब कि इनकी तीनों की एक दूसरे की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी न किसी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने मन से काम नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई काम किया है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बताना होगा कि ऐसा कैसे किया। इसी में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको ऑटोक्रेटिक बनने से रोक दिया। कैसे रोका? पहली बात तो मैंने आपको बताई कि 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई, सारे रूल्स रेगुलेशन के पावर उनको दे दिए। टाई की सिचुएशन में गवर्नर जनरल वोट कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया, गलत और सही होने की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है। तो गवर्नर जनरल किसी भी तरीके से ऑटोक्रेटिक ना हो, इस बात को ध्यान रखा गया। अगली जो बात है वो है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल इंडिया। ये भारत को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में लेने की, यानी भारत, इंडिया को कंट्रोल करने का पहला स्टेप था। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल इंडिया। नाउ अब हम आगे चलते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है, जिसको हम आज देख रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय देखा और आगे भी हम देखते रहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की शुरुआत थी भारत की। मैंने आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले ही बताया था कि इंडिया में रिटन एक्ट, रिटन रूल, रिटन रेगुलेशन पहली बार देखा गया, जो कि किसी पार्लियामेंट से पास होकर के आया हो। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ द स्टार्ट और द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम धीरे धीरे एक एक प्रोविज़न को देखते जाएंगे और हम देखेंगे कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ है ना। अब देखिए क्या है, कुछ लोगों ने मिल करके एक्ट बनाया, कुछ लोगों ने एक्ट पर काम किया। इस एक्ट से कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ डिफेक्ट्स होंगे, तो हम इनके डिफेक्ट्स पे, इनके ड्रॉबैक्स पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। उससे किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, या एक्ट बनाने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हुआ। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो एक्ट जिस कारण बनाया गया था कि हम इससे इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चला लेंगे, तो ये एक्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन साबित नहीं हुआ है। मतलब इस एक्ट से हम कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं थे, जिसके चलते हम 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा। फिर फाइनली हम 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर के आए। दोनों एक्ट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए, 1773 के एक्ट में क्या चेंज करके हमने क्या, किस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट और 1784 को इनेक्ट किया।
एक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, जो इसमें मतलब इसको हम ड्रॉबैक माने या नहीं माने, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो लोग इस एक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पहला कारण तो आपको पता है कि 6% डिविडेंड रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो उनकी जो अर्निंग थी वो कम हो गई थी। दूसरा कारण आपको पता है, एनुअली वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया करते थे वो वाली पावर भी कट शॉर्ट कर दी कि अब आप 4 साल का टर्म दो आप उनको काम करने के लिए। फिर पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पोजीशन में ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब हमारे साथ काम करेगी, आप तो अपना सिर्फ शेयर का जो पार्ट है, जो डिविडेंड है, वो लेते रहिए। तो इस कारण से शेयर होल्डर्स नाराज़ थे। दूसरी बात, उन्होंने जो एक्ट बनाया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई, पूरे रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस बनाने का पावर उनको दे दिया गया। ये जो बात है ये गवर्नर जनरल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई वीटो ही नहीं है, हमको अगर कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, मतलब जो हमसे गवर्नर जनरल काउंसिल बोलेगी वही हमको करना पड़ेगा। हम अपने कलीग्स के सामने इन्फीरियर हो गए, हमको पावरलेस कर दिया गया। ये एक ड्रॉबैक था इस एक्ट का। दूसरी बात, उन्होंने एक और चीज़ देखने को मिली है एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल काउंसिल यानी खुद की जो बॉडी थी जो असिस्ट करती थी उसको, उसी की बॉडी की रिकमेंडेशन को क्या कर देता था, ओवर रूल कर देता, मानने से मना कर देता। तो बोलता था नहीं मानेंगे, और इसके कारण उन लोगों के बीच में रिफ्ट पैदा हो जाती थी और कई बार तो मीटिंग्स में बहसबाजी हो जाया करती थी। अगला है, अभी हमने बताया 1774 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने का, रूल्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सारे पावर सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। पर एक बहुत बड़ी गलती थी इसमें कोई भी तरह का मेंशनिंग नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है और गवर्नर जनरल के पास क्या पावर है। यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, गवर्नर जनरल का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, ये मेंशनिंग नहीं की गई, और जिसके कारण गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक टसल की सिचुएशन बन जाती थी। मतलब कई बार गवर्नर जनरल जो ऑर्डर्स करते थे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता था या उनको बदल देता था, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करते थे वो गवर्नर जनरल नहीं मानते थे। तो ये टसल हो जाती थी और ये इसके कारण उनके काम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। अगली बात ये कि अभी हमने जब शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसीज के पास इक्वल पावर थे, एक जैसे पावर थे, तो ये तीनों एक साथ काम करते थे, एक जैसा काम करते थे। परंतु बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को गवर्नर जनरल के में सब्स्यूम्ड कर दिया गया। यानी अब आपको किसकी बात मानना है, गवर्नर जनरल की, किसको रिपोर्ट करना है, गवर्नर जनरल को। अब ये तो ठीक वैसे ही हुआ, एक से पावर के 3 लोग थे, उनमें से एक को सुपीरियर बना दिया और 2 को इन्फीरियर बना दिया, जिसके कारण जो इन्फीरियर थे उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ और प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे और मद्रास ने अपने डिस्क्रिशन का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब डिस्क्रिशन का यूज़ तो वो कर रहे थे, लेकिन उसमें एक प्रिटेक्स्ट बता देते थे, बोल देते थे कि हमको बहुत इमरजेंसी थी, इतनी जल्दी हम आपसे डिसीजन नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने अपने डिस्क्रिशन का यूज़ किया। और वो हर मामले में डिस्क्रिशन का यूज़ करते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए ठीक नहीं था, मतलब उनके काम करने के तरीके में रुकावट पैदा करता था और वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कुछ समझते भी नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इसका। अगला ये है, जो अगला ड्रॉबैक है कि हम जिन लोगों से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, यानी इंडियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू लेती थी इंडियंस से और इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं करती थी। इंडियंस किस तरीके से रहेंगे, क्या खाएंगे, फेमाइन्स आए, फेमाइन्स के कारण लोग स्टारवेशन के कारण मरने लगे, इंडिया के लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। जब वो फैसिलिटी की डिमांड करते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको फैसिलिटी देने से डिनाई कर देती थी।
पर रेवेन्यू वो पहले से ज़्यादा वसूल रहे थे, रेवेन्यू पहले से ज़्यादा ले रहे थे, जिस कारण से इंडियन पीपल इस एक्ट से नाराज़ था, क्योंकि इस एक्ट में इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं था। दिस एक्ट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन of British government over the East India Company, or we can say administration of British government over India through East India Company. This is all about Regulating Act of 1773. फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको ऐसा लगता हो जो आपके डाउट्स हैं जो आपको क्लियर करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ दीजिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। अगर ये नोट्स जो हैं आपको चाहिए हो, आपको रिक्वायर्ड हो, आप मैं जो भी आपको ज़रूरत हो, तो मैं लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा। उस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी स्टेट पीएससीज में पूछा जाता है। यूपीएससी में थोड़ा कम चांसेस होते हैं मेंस में इसके आने के, पर प्री में पूछा जा सकता है। इसलिए इससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम टेस्ट सीरीज़ भी, मतलब आफ्टर 15 डेज़ और 1 मंथ, इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी लाएंगे। तो जो भी लोग उस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, मेरे नंबर पे जो लास्ट में मैं आपको दूंगा, वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज की क्लास से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से फाइट कीजिए, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। लिखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है या कुछ बताना है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सारे जवाब वहीं दूंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स या टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो मेरा नंबर है 9424357515। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज़ आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर और बाय एनी मीन्स और वे आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।